आए दिन दिल का दौरा पड़ने से होने वाली अमवात के वाकयात के पेश नजर मस्जिद महबूबिया अहले हदीस चंचलगुड़ा में बाद नमाज जुमा के हॉस्पिटल नामपल्ली की जानिब से सीपीआर तरीक़ेकार के जरिए इंसानी जिंदगियों को बचाने से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स डॉक्टर मुजम्मिल कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर साई बालाजी इमरजेंसी फिजिशियन ने अचानक दिल पर दौरा पड़ने के अलावा बरक़ी शॉक लगने, पानी में डूबने और कोई चीज हलक में फंस जाने पर सीपीआर तरीक़ेकार के जरिए इंसानी जान को बचाने के तरीकों पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर मोतमद मस्जिद मोहम्मद अब्दुल कदीर, मस्जिद के अरकान मोहम्मद अफरोज अतीक, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद मसूद, अब्दुल बसीर, मोहम्मद अशफाक, केयर हॉस्पिटल मार्केटिंग के अलावा मुसल्लियान मस्जिद की कसीर तादाद मौजूद थी। बादजा मस्जिद कमेटी की जानिब से मेहमान डॉक्टर्स की शॉल पोशी की गई और डॉक्टर साई बालाजी को कुरान शरीफ का नुस्खा बतौर तोहफा पेश किया गया। मैं डॉक्टर मुजम्मिल हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरे साथ डॉक्टर बालाजी मौजूद हैं जो एक इमरजेंसी फिजिशियन है। ये डॉक्टर साहब केयर हॉस्पिटल नामपल्ली में काम करते हैं और मैं अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद से पहले मैं केयर नामपल्ली में काम किया हूँ। तो यहाँ आने का मकसद ये है कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कम्युनिटी में सडनली कोई गिर जाता है या कोई करंट का शॉक लग गया, जैसे खबरें आ रही हैं करंट शॉक लगने से इंतकाल हो गया, या कोई पेशेंट कोई आदमी है जो कोलैप्स हो जाता है बाजार में बोलो, मस्जिद में बोलो, या फिर कुछ काम करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। तो बहुत कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है वो पेशेंट के लिए, उसको कौन सी पोजीशन में लेना, उसको कैसा उसको जान बचाने के लिए हेल्प करना। क्योंकि पेशेंट गिरने के बाद में हॉस्पिटल पहुंचने तक बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है जिसके अंदर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। वो जो वक्त है 15 मिनट से 20 मिनट या 1 घंटे का जो वक्त है, उस वक्त में अगर पेशेंट्स को प्रॉपरली हम मेडिकली जो रिकमेंडेड थेरेपी है अगर वो हम दे सकेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि पेशेंट की जान भी बच सकती है। जैसा कि सडनली अगर कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया, कोलैप्स क्यों होता है पेशेंट, जब हार्ट की रफ्तार रुक जाती है, जब हार्ट बीटिंग करने सडनली स्टॉप हो जाता है, तो हार्ट बीटिंग करते हुए रुक जाता है अगर, तो उससे जान हार्ट स्टॉप हो जाता है। जब हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिससे ब्लड पंप होने पे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को खून मिल रहा है, जैसे कि ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, इन तमाम चीजों। जब हार्ट रुक जाता है तो इन तमाम ऑर्गन्स को खून नहीं मिलता। खून जैसे ही ब्रेन को नहीं मिलता तो ब्रेन के अंदर कोई रिजर्व कैपेसिटी नहीं है खून की, सडनली ब्रेन रुक जाता है और इंसान की जान चली जाती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा निजाम बनाया गया है कि इंसान पैदा होने से लेके मरने तक 60 साल की 80 साल की जो भी उसकी जिंदगी है, हार्ट अंत तक मेहनत करते रहता है और चलते रहता है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसा कि दिल की रग में कुछ रुकावट आ गई, क्लॉट बन गया दिल की रग में, या कोलेस्ट्रॉल जम गया, या किसी आदमी ने करंट के तार को छू लिया जिसकी वजह से हार्ट सडनली स्टॉप हो जाता है। तो उस वक्त हमको कुछ चीजें हम अगर पेशेंट को करते हैं तो उस वक्त ये चांसेस ज्यादा है कि वो रुका हुआ हार्ट वापस स्टार्ट हो सकता है। और अगर वो रुका हुआ हार्ट वापस स्टार्ट हो गया और उसकी पल्स वापस आ गई और हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक सक्सेसफुली पहुंचा सकते हैं, तो ये लाइफ सेव होती है। ये हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जिसको सिर्फ एक चांस की जरूरत होती है। अगर हार्ट रुक जाता है और उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो इंशाल्लाह आगे भी पेशेंट बहुत जीता है। जैसे कि कई पेशेंट्स हम हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं, दिल की रग में रुकावट आ गई, हार्ट रुक गया और सडनली पेशेंट को सीपीआर करते हुए हॉस्पिटल तक लेकर आए और हम कैथ लैब में लेके गए, एंजियोप्लास्टी करे, रुकावट को रुकाए, निकाले। कुछ दिन तक पेशेंट वेंटिलेटर पे भी रहते हैं लेकिन वो रिकवर कर जाते हैं और उसके बाद 20-30 साल अपनी आगे की भी जिंदगी उन्होंने चलाते हैं गोलियों के ऊपर। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि ऐसा जब मौका आ जाता है, जब सडनली कोई इंसान कोलैप्स हो जाता है, तो उसको एज अ लेमैन, जिसको मेडिकल नॉलेज नहीं है, लेमैन हम क्या करना चाहिए ताकि उसकी जान बचा सके। कुछ ऐसे नॉलेज के बदौलत हम एक इंसान की जिंदगी हम बचा सकते हैं विथ बेयर हैंड्स, मतलब खाली हाथों से ही। मतलब हमारे पास कुछ भी मेडिकल सिस्टम या एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी हमारे साथ जो नॉलेज है ना, इसका कैसे जिंदा बचाया जा सकता है, कैसे समझ में आना चाहिए आपको भी। हम हर एक इंसान को ये समझ में आना बहुत जरूरी है, क्या है ना, ये बस नॉलेज के बदौलत ही हम इनको जिंदा बचा सकते हैं। सो जो भी पर्सन है आपके सामने कोलैप्स हो गया समझिए, ऐसे सिनेरियो से उनको पहचानना बहुत जरूरी है, किसको हम सीपीआर करके बचा सकते हैं, किसी को सीपीआर देना जरूरी है, किसको देना नहीं जरूरी है, ये भी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। मोस्ट कॉमनली आजकल तो जैसे बता रहे सबको मालूम चल रहा है कि हार्ट अटैक्स ज्यादा कॉमन हो रही है,
सडनली कोलैप्स होके गिर जा रहे हैं, और वो अहमियत वक्त पर मेन जो टाइम पीरियड रहता है ना, वो टाइम पीरियड में इमीडिएटली जो रिससिटेट कर सकते हैं, मतलब जान बचाने के जो भी तरीके अपना सकते हैं वो सब देंगे तो इमीडिएटली भी बच गए। ऐसे भी बहुत सारे कारनामे हैं, और जिनको टाइम भी मिल रहा मगर करते करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच भी गए, उनमें भी और जिंदा बचने के बहुत ज्यादा चांसेस हो रहे। सो इसलिए हमें ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी जो आज का सेशन में हम BLS करके जो बेसिक लाइफ सपोर्ट के माध्यम से हम ये ये नॉलेज हम एक्वायर करने वाले हैं। सबको एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, तो हर एक को भी ऐसे ऐसे मत समझिएगा ये मेडिकल पर्सन को ही लिमिटेड है, या नहीं तो कोई पुलिस पर्सन को लिमिटेड है, या नहीं तो कोई बड़ों की जरूरत है, ऐसे कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान को जिसको समझ में आ रही है कि भाई ये नीचे गिर गया क्या करना चाहिए, हर एक इंसान को समझ में आना बहुत जरूरी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, घर वालों को, बाहर वालों को, हर एक को भी, घर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बोल नहीं सकते ना, इसलिए घर वालों को भी आप ये नॉलेज शेयर कर लीजिए, आप उनके साथ भी शेयर कर लीजिए जो भी हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। सो अभी एक चीज में BLS के दौरान हम एक तो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को कैसे हैंडल करना, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना, कैसे पहचानना, एक जानने वाले हैं, और उसके साथ में क्या किया जाए इमीडिएटली। सेकेंड थिंग, जो अगर बच्चों में ऐसे कुछ होता, क्या बच्चों में भी चांसेस है ना, बच्चों में भी हुआ तो कैसे उसको हैंडल करना रहता, और मतलब 1 ईयर के बेबीज में भी हो सकता है ये सब चीजें, तो उनमें कैसे हैंडल करना रहता। लेडीज नॉर्मल लेडीज को कर सकते, मगर प्रेग्नेंट लेडीज में कैसे हैंडल करना। प्रेग्नेंट है लेडी, सामने गिर गई, उनमें अलग से कुछ तरीके रहते, सबको करने जैसे थोड़े अलग से तरीके, वो सब मालूम करेंगे। सपोज ए पर्सन जैसे हैंग कर लिए, बैड लक से हैंग कर लिए, या नहीं तो ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो रहा, गर्दन का जो इंजरी होने का ज्यादा चांस है, वैसे चीज का कंडीशन में, एक्सीडेंट होने के कंडीशंस में कैसे हैंडल करना उनको। और एक ड्राउनिंग, मतलब कोई पानी में डूब रहा, बच्चे सडनली कोई बच्चे रहने दो, बड़े रहने दो, पानी में गिर गए और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वैसे समय में उनको कैसे, किस तरह का रेस्क्यू मेथड्स अपनाना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। और एक कंडीशन है BLS के इसमें कि जिसका जान बचा सकता है, एक है चोकिंग के कंडीशन, मतलब कोई कुछ खा रहा, सडनली कुछ गले में अटक गया, उसके वजह से क्या होता, उनको ऑक्सीजन थोड़ी देर में उनका ऑक्सीजन बंद हो जाती, सांस नहीं ले पाता ना, इसलिए ऑक्सीजन बंद हो जाती, वो भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हैं। उसको भी कार्डियक अरेस्ट से जाने से पहले कैसे प्रिवेंट करना और उसको कैसे पहचानना, अगर वो कार्डियक अरेस्ट में जा रहा तो उसको कैसे हैंडल करना, ये सब जानकारी हम ये करेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले पॉइंट है, BLS के दौरान जो भी बंदा आपके सामने, आपके नियर बाई प्लेस में कोलैप्स हो गया, समझे बेहोश होके गिर गया, फर्स्ट थिंग है बेहोश होके गिर गया कोई, आपको क्या देखना रहता, पहले आपको पहले उसको पर्सन को आइडेंटिफाई करना रहता कि अब क्या ये बंदा हार्ट अरेस्ट का कंडीशन में है या और कोई कंडीशन है इसको। तो पहले उसके पास जाने से पहले सीन सेफ्टी करके एक चीज है, मतलब अपना खुद का सेफ्टी भी बहुत अहमियत रखता है ना। पहले हम भी कोई कहीं पे गिरा, कोई फायर एक्सीडेंट हो रहा, उस जगह पे आप जाने से पहले आपका भी सेफ्टी जाने का है या नहीं वो चेक कर लेना। ये हाँ आप बचा सकते हो तो इमीडिएटली उसको उसी लोकेशन में नहीं, दूसरी सेफ लोकेशन में ले आने के बाद में उसके बारे में सोचना, उसका असेसमेंट करना कैसा है, हालत क्या है। तो पहले चीज है सीन सेफ्टी, सीन सेफ है या नहीं। सपोज रोड ट्रैफिक का एक्सीडेंट हुआ है, रोड के ऊपर ही वो बंदा कोलैप्स हो गया, वहीं पे CPR करना, वो सब करना नहीं है, पॉसिबल नहीं है ट्रैफिक एरिया, पहले उसको साइड में लेके आना, सो सेफ जगह पे लेके आना, उसके बाद में आप उसको असेस करना पड़ेगा। सो पहली चीज है सीन सेफ्टी। सेकेंड चीज ऐसा है कि सीन सेफ है, आपको देखना है बंदा आपको सामने बेहोश पड़ा हुआ है, आपको आपको मालूमात करना है कि उनका हालत क्या है। सो बेहोशी में है, मतलब अनकॉन्शियस है, सो अनकॉन्शियस पर्सन को असेस कैसे करना, अनकॉन्शियस है पर्सन, तो अब नेक्स्ट क्या है, रेस्पॉन्स कैसा है। आप जो मतलब कोई बेहोश होता मगर रेस्पॉन्स रहते, जैसे कैसे रेस्पॉन्स असेस करना रहता, रेस्पॉन्स है या नहीं, रेस्पॉन्स मतलब कैसे हरकतें दे पा रहा है या नहीं, आप कुछ बोले तो पुकार ले रहे तो सुन पा रहा है या नहीं, आप उसको टैप करोगे, जैसे कि मैं अभी करके दिखा, ऐसा ही इतना ही लाउड होना चाहिए और क्लैरिटी से उसको असेस करना चाहिए। देखिए, हेलो सर, उठिए, कैसे है अभी सब, उठिए, ठीक हो, कैसे हो, आवाज दो,
इसे लाउड आवाज भी, जनरली नॉर्मल आवाज बोले तो क्या आवाज वगैरह सुनते ना, वैसे इतना लाउड आवाज देने से उसका रिस्पॉन्सेस वापस आने का एक चांसेस है। साथ में टैप करना कहाँ पे टैप करना, शोल्डर्स पे टैप करना और अन्य जगहों पे नहीं, मैं पेट पे, मुंह पे, गालों पे नहीं, शोल्डर्स पे टैप करना, सर उठिए करके। सो ऐसे टैप करना। तो मतलब इसका सेकंड पॉइंट है रेस्पॉन्सिवनेस। बंदा सीन सेव कर लिए, नेक्स्ट थिंग है अनकॉन्शियस है, अनरेस्पॉन्सिव है। दो चीजें समझ में आ गई आपको। अनकॉन्शियस है, रेस्पॉन्सेस कैसे, रेस्पॉन्सेस भी नहीं है अच्छे, तो इमीडिएटली क्या देखना रहता है आपको, पल्स देखना रहता। हार्ट का क्या है, हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आपके पास स्ट्रेथ नहीं होगा, रोड के साइड में कहीं पे सबके पास स्ट्रेथ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कैसे समझ में आएगा उसका हार्ट बंद होने वाला है। देखना है आपको कि उसका पल्स चल रही नहीं। जनरली पल्स हम सबको मालूम है, यहाँ पे देखते हैं हम, मगर हार्ट अरेस्ट बंदा जो अनकॉन्शियस है, अनरेस्पॉन्सिव है, उनमें कौन सा पल्स देखना है, बड़ी पल्स जो हार्ट को डायरेक्ट हार्ट से ब्रेन को जा रही, गले से गुजरती हुई जाएगी, वो पल्सेशन को देख के समझना रहता। कहाँ पे रहते हो पल्स, सब आपने अपने गर्दन के पास हाथ फैलाइए, ये जो विंड पाइप रहती बीच और बीच में, उसके बाजू में लेफ्ट या राइट कहीं पे भी आपको छू के थोड़ी देर रखे तो आपको समझ में आएगी, वहां पे पल्सेशन आपको मिलते रहेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना, वो पल्सेशन सेम वैसे ही हर एक बंदे में उसी जगह पे आपको पल्स मिलेंगे। वो जो बेहोशी के हालत में जो पर्सन है, बंदा है, बेहोश है, अनरेस्पॉन्सिव भी है, कोई भी हरकतें नहीं कर रहा, उनको इमीडिएटली आपको वो पल्स है या नहीं असेस करना रहता। कितना देर के लिए देखना रहता, इमीडिएटली देखे, अरे नहीं हुआ करके नहीं छोड़ना उसको। नॉट लेस देन 5 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, अराउंड 5 सेकेंड से एटलीस्ट देखना। उसका हल्लू भी पल्स है तो सीपीआर नहीं करना। जिसको पल्स है, जिसको बेहोशी नहीं है, हरकतें कर रहा, उसको सीपीआर करने का मतलब नहीं है, जरूरत नहीं है। उसको क्या देना, सपोज आपके बंदा बेहोश है, मैं उठाने की कोशिश, हरकतें कर रहा, हाँ कर रहा, वैसे बंदे को सीपीआर करना जरूरत नहीं है ना। उसका हार्ट एक्टिव इसलिए वो हरकत कर पा रहा, तो उसको क्या करना है, पल्स भी चेक कर लिया एडवांस हो गए, ठीक है, पल्स भी अच्छा है, रिस्पॉन्स भी। उसको क्या देना है, ब्रीथिंग, मुंह में कुछ अटका हुआ है क्या, ओरल, मुंह में देखना, मुंह में कुछ अटका हुआ है पीछे को तो निकाल, जैसे डेंचर्स रहते बड़ों में, या कोई सडनली कुछ चोक हो गया तो पहले वो चीज हटा देना है। हटा देके एयरवे बोलते हैं सब चीज को, हवा जाने का रास्ता वो साफ है यानी चेक करना, वो रास्ता साफ है समझिए, उसको रेस्क्यू ब्रीथ करके देना रहता। रेस्क्यू ब्रीथ मतलब हर एक 6 सेकंड हमें कितने बार 10 to 12 टाइम्स पर मिनट ब्रीथिंग जरूरी रहता। सो हर एक 6 सेकंड में ये ब्रीथिंग तो उसको देते रहना, उसको बोलते हैं रेस्क्यू ब्रीथ। रेस्क्यू ब्रीथ डिलीवरी करते रहे तो उनको सही रहता। मतलब वो कार्डियक अरेस्ट में जाने से वो भी एक तरीके से बचा सकते हो, जिसको पल्स है, हार्ट की हरकतें। सपोज इनको हार्ट की हरकतें बंद हो चुकी है, मतलब यहाँ पे कैरोटिड पल्सेशन, आपको ये लाइन को बोलते हैं कैरोटिड पल्स, यहाँ पे जो गुजरती हार्ट से लेकर डायरेक्टली ब्रेन को पंप करने वाली नस रहती, सो उसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। ये बंद हो चुकी है, यहाँ पे कुछ भी पल्सेशन महसूस नहीं हो रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको नियर बाई किसी का हेल्प लेना, पहले पुकार लेना है, अरे भाई साहब कोई आ जाइए जल्दी, यहाँ पे बंदा बेहोश गिर गया है। जनरली पब्लिक तो रहती, कोई ना कोई एक्टिव पार्ट ले लेगा, जो इमीडिएटली 108 को कॉल करना, या नहीं तो कोई एम्बुलेंस के लिए, सर्विस के लिए एक्टिवेट करना, वो काम हैंडल कर लेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आप जो फर्स्ट पर्सन है, रेस्क्यूअर है, आप बोलते हैं फर्स्ट रेस्पॉन्डर या तो फर्स्ट रेस्क्यूअर। आपको इमीडिएटली इमरजेंसी के लिए एक्टिवेट करने के लिए, मतलब किसी को पुकार लिए, इमीडिएटली बुला लिए, हेल्प के लिए बुला लिए। नेक्स्ट आपको सीना हार्ट का पंपिंग रुक गया, आपको पंपिंग आर्टिफिशियल, आप मैन्युअली आपको प्रोवाइड करना रहता। इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट रहता, मतलब डिसऑर्गेनाइज फैशन में सारे दबाते रहे नहीं होता, एक ऑर्गेनाइज फैशन में रहा। ये हमें अभी जानकारी होने वाली है ना, ये अपना ये सही में उसको बेनिफिट होगा। सो पहले कहाँ पे इनको सीने पे हाथ रखना चाहिए, इनको सीपीआर कंप्रेशंस बोलते हैं इसको। जो नेक्स्ट स्टेप है कंप्रेशन देने के लिए, उनको चेस्ट के ऊपर लोअर थर्ड पार्ट ऑफ चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं इस जगह को, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। यहाँ पे एक बोन रहती है जो हड्डियों को, मतलब फसलियों को सपोर्ट करते हुए रहती ना, ऊपर का, मिडिल का, नीचे के हिस्से में आपको लोकेट करना चाहिए। क्या कैसे लोकेट करना, खाली एक हाथ से दबा सकते हैं, नहीं हो सकता ना, बड़े आदमी है, टाइट चेस्ट रहता, मतलब फॉर्मली उनका हार्ट कंप्रेशन पहुंचना चाहिए। ऐसे बंदे को सीपीआर करने के लिए आपको किस तरह का, मतलब मुलायम जगह पे, सोफा पे, चेयर पे,
लेके नहीं कर सकते, उनको बेनिफिट नहीं मिलता। सो इमीडिएटली उनको कहाँ पे लेना है, हार्ड फर्म सरफेस पे लेना है। अगर मेरे पास टेबल है, ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं रहता तो कैसे करना, इवन फ्लोर पे भी रहने दीजिए, लेटा देना है। बहुत सारा क्राउड नहीं होना देना, जरा हटाना, जरा हवा भी लगना चाहिए ना, जरा क्राउड को जरा हैंडल कर लेना और सीपीआर के लिए रेडी कर लेना। पहले पोजीशन आपको लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ये नीचे के हिस्से में आपको हाथ फर्स्ट सबके हाथ देख लीजिए ना, ये हाथ का पाम बोलते हैं ना, पाम का हील ऑफ द पाम नीचे का हिस्सा रहता है ना, ये हिस्से से आपको प्रेस के कंप्रेशन के लिए जो भी आप राइट कंफर्टेबल राइट हैंड लेफ्ट हैंड लगाने के बाद में दूसरे हाथ से ये हाथ को लॉक करना चाहिए, जिस तरह मैं कर रहा हूं ऐसे लॉक करना है। लॉक करके ये स्टेर्नल बोन के पास लीन पोजीशन लेना है। पोजीशन लेने के टाइम पे मतलब जब भी आप प्रेशर डिलीवरी कर रहे हो, मतलब मैं ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ ना, ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। शोल्डर से लेकर मेरा प्रेशर जाने वाला है, शोल्डर से लेकर मैं दबा रहा हूँ। मैं कभी क्या होता है ना, जो अग्रेसिव मोड में जो भी रहते हैं, मतलब एंग्शियस रहते हैं ना, बहुत एनवायरमेंट में बहुत नाजुक हिस्सा रहता है, तो जल्दबाजी में हम ऐसे मारते रहते हैं, वैसे नहीं करना। ये हाथ एल्बोस बोलते हैं ना, एल्बोस लॉक करके स्टिफ रखना चाहिए। जो भी आपको पहले प्रेशर डिलीवरी कर रहे हो ना, वो प्रेशर शोल्डर्स के तरफ से आना चाहिए। लीन बैक पोजीशन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तरीके से मुझे प्रेशर डिलीवर करना रहता। ओके, शोल्डर्स के थ्रू, एल्बोस के नहीं, शोल्डर्स के थ्रू आपको प्रेशर डिलीवर करते रहना। और मैं अभी प्रेशर दे रहा हूँ, कंप्रेशन दे रहा हूँ, सही सलामत है या नहीं कैसे मालूम होता, आपको डेप्थ ऑफ द कंप्रेशन कितना अंदर तक सीना दबना चाहिए, वो एक अभी बड़ों में 5 सेंटीमीटर तक अंदर दबाव होना चाहिए, उसका प्रेशर होना चाहिए, दबना चाहिए अच्छे सीना। ऐसे मैं इसमें कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये क्लिक करके साउंड आता रहता। मैनिक्विन पे करने का मैनिक्विन पे हम ट्राई करेंगे ना, हम सबको ये अंदाजा आता है कि एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो में बंदे में कितना प्रेशर से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए लास्ट में, सेशन के एंड में, आप सब भी एक बार हाथ से कोशिश करके देखिए, यहाँ पे ग्रीन लाइट आया मतलब सही प्रेशर डिलीवर हो रहा, राइट। सो इसका बड़ों का बारे में पहले बताऊंगा। बड़ों में इसका कितना तक दबाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक, मतलब 2.4 सेंटीमीटर तक, इंचेस तक हम प्रेशर क्रिएट करना रहता। कंप्रेशन का डेप्थ 5 सेंटीमीटर रहना। पहले बात सीन सेफ्टी है, सेकेंड चीज है आपको असेस करना है, अनकॉन्शियस है, अनरेस्पॉन्सिव है, पल्स एब्सेंट है, पल्स नहीं है। थर्ड बात है, सब व्हेन यू हैव असेस्ड प्रॉपर्ली, तो असेस करने के बाद में आपको किसी का हेल्प लेने के लिए बुलाना चाहिए। फोर्थ चीज ऐसा है कि आपको कंप्रेशन स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को एक हार्ड सरफेस पे लेना है और कंप्रेशन रेडी स्टार्ट करना चाहिए। कंप्रेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हाथ का पहले पोजीशन बताया था मैंने आपको, हाथ पूरा लॉक करके शोल्डर्स के थ्रू आपको प्रेशर डिलीवर करना है। एक सेकंड थिंग, कितना डेप्थ तक होना है, डेप्थ होना चाहिए 5 सेंटीमीटर तक अंदर सीना दबना चाहिए बड़ों में, ठीक है। और कितना रेट करना चाहिए, हम हमारा नॉर्मल हार्ट रेट रहते 60 to 100 रहता। हम जो ये कंप्रेशन के इसमें कैसे करते हैं ना, 100 to 120 हार्ट रेट, मतलब हार्ट कंप्रेशन तो रहना चाहिए पर मिनट, 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेशन होना चाहिए। ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम, या वो सब टाइम देखते तो कर नहीं सकते ना, तो ऐसे करना चाहिए आपको कि 30 कंप्रेशंस, तो बीच में हवा भी देना रहता, उसका ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए दिमाग के लिए, खून के ऑक्सीजन मिले तो खून सप्लाई करेगा ना दिमाग को, तो हमें 30 कंप्रेशंस देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब 30 कंप्रेशंस दे दिए मैंने। 30 टाइम्स मैंने सीने को दबाने के बाद में 2 बार इसको माउथ टू नोज ब्रीथिंग भी देके उसका ऑक्सीजन, मतलब ब्रीथिंग डिलीवर करना रहता, सांस देना रहता। अभी कंप्रेशंस का मैंने बोला 30:2 कंप्रेशंस दे दिया, 100 to 120 टाइम्स हार्ट रेट हो रहा, सीना दबने का डेप्थ हमें समझ में आया। तो हवा देने का तरीका, हवा कैसे देना चाहिए, सो अगर इंजरी नहीं है कोई गर्दन का, नहीं तो कुछ भी इंजरी नहीं, सडनली सेफ प्लेस में
इंजरी नहीं है मगर कोलैप्स हो गए, ऐसे वाले बंदे में, ऐसे वाले पर्सन में क्या कर सकते हैं हम, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करके एक तरीके से गर्दन मोड़ना है और कुछ नहीं। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर बोलते हैं इसको। सो गर्दन पीछे करके मुंह थोड़ा खोलना है। खोलने के बाद में क्या होता है, एंगल के थ्रू नहीं, वो स्ट्राइट लाइन में आ जाता है एयरवे, सीधा सांस लंग्स में जाएगा। सो इस तरीके से आपको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करने के बाद में नोज क्लोज करके माउथ ओपन करके माउथ टू माउथ ब्रीथिंग डिलीवर करना। 2 ब्रीथ देना है जनरली। अभी तो कोविड के बाद में सबको एक कंटामिनेशन का बहुत शिकायतें रहती, प्रॉब्लम्स रहते, बोल नहीं सकते किसको क्या है, नहीं और नहीं तो कोई वॉमिटिस मटेरियल है वो उल्टी कर लिया सब में, ऐसे कंडीशन में हम माउथ में देना किसी के लिए जरा हिचकिचाने वाली बात है। तो क्या है ना, ऐसे कंडीशन में या तो आपके पास एक डिवाइस रहता, बैरियर डिवाइस करके मिलेगी, वो रख सकते हैं, जैसे एक स्मॉल पाइप के जैसा रहता, वो मुंह में रख के क्लोज करके 2 फूके देना रहता, 2 ब्रेथ डिलीवर करना है। या नहीं तो कुछ भी नहीं है, एक हैंगी, एक कर्चीफ, एक कपड़ा, साफ कपड़ा मुंह पे रख के उसको ब्रेथ देना रहता। मतलब आप ब्रेथ दिए मगर उसको सही पहुंचाने कैसे समझ में आएगा, कैसे, जब तक देना है तब तक देना है कि उसका सांस जो 2 बार आप जो सांस दे रहे हैं ना, वो उसका बायलैटरल चेस्ट राइज, मतलब दोनों भी सांस खुलने के बाद में चेस्ट उभरता है ना, वैसे एक बार देखते हुए देते रहे तो जैसे सांस की वजह से जो सीना भी जरा खुलना चाहिए नॉर्मल, जब तक खुले तब तक देना रहता। 2 बार देते ही इमीडिएटली बिना टाइम वेस्ट करे फिर सीपीआर रिस्टार्ट करना है, रिज्यूम करना रहता। फिर सीपीआर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30 टाइम्स करें, फिर 2 बार सांस देना है, 30 टाइम्स करना, फिर 2 बार करना रहता। ऐसे 5 टाइम्स, मतलब एक बार 30:2 बोलते हैं ना, एक 30 टाइम्स कंप्रेशन 2 टाइम्स ब्रीथिंग, इसको बोलते हैं 30:2 1 साइकिल। ऐसे 5 साइकिल्स होने के बाद में, 5 साइकिल्स ऑफ सीपीआर देने के बाद में उसका फिर एक बार, मतलब 2 मिनट्स होता है अराउंड, 5 साइकिल्स ऑफ सीपीआर के बाद में उसको रीअसेस करना चाहिए। रीअसेस मतलब इसका हार्ट अपने आप चालू हुआ या नहीं, आपको समझ कितना देर कंटिन्यू करना है, आपको भी समझ में आना है ना, तो कितना देर कंटिन्यू करना है, एवरी 2 मिनट्स को आपको चेक करना रहता है। मतलब 2 मिनट्स काउंट करना मुश्किल है, 5 साइकिल्स, ये यहाँ पे 30:2 1 टाइम, 30:2 2 टाइम्स, 3 4 5 टाइम्स होने के बाद में उसका पल्स कैसा है, होश आवाज कैसे है, पल्स अच्छा है, पल्स भी वापस आ गई और होश आवाज में भी फर्क आ रहा, थोड़ा हिल रहा आदमी, नहीं तो कंप्लीटली होश में आ गया, मतलब इमीडिएटली आप रेस्पॉन्ड करें ना, विद इन 1 मिनट वो रेस्पॉन्ड करेगा। कभी कभी हार्ट का फंक्शन अच्छा है, कुछ भी डैमेज नहीं, ज्यादा डैमेज नहीं हुआ तो इमीडिएटली, जैसे आप सीपीआर 1 साइकिल 2 साइकिल से भी मैंने देखा कि वो कंप्लीटली नॉर्मल होके अच्छा बात कर रहे थे। सो वैसे वाला कंडीशन में आ गया तो इमीडिएटली आपको सीपीआर होल्ड करना चाहिए। मतलब या तो हरकतें वापस आना, कॉन्शियस लेवल किस लिए कर रहे हैं, बेहोश है, रिस्पांस नहीं है और क्यूरेटिव पल्स है, मतलब हार्ट कभी बंद हो रहा, ये 3 चीज अगर वापस आ रहे, कैसे समझना, बेहोश में यहाँ आए, होश में आ गया तो रोक सकते हैं।